नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 4,500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर ऊंचाई वाला यह पिरामिड मानव द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची संरचना थी और लगभग 4,000 सालों तक इसका यह रिकॉर्ड कायम रहा। इस पिरामिड के निर्माण में भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनका कुल वजन लगभग 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसकी तुलना आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से करें, जिसका वजन केवल 5 लाख टन है, तो ये और भी चौंकाने वाला लगता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उस समय इसे कैसे बनाया गया, जब लोगों के पास ना तो कोई क्रेन थी, ना बुलडोजर, ना ही कोई आधुनिक तकनीक और यहाँ तक कि ना ही पहिए थे। फिर भी उन्होंने ऐसा स्मारक बनाया जो आज भी खड़ा है। सोचिए, 4,500 सालों तक एक इमारत न केवल बनी रही, बल्कि इतनी भीषण गर्मी, तूफान, बारिश और मौसम की मार भी सहन करती रही। इतिहास में जितना पीछे जाते हैं, चीजों का सही पता लगाना उतना ही कठिन हो जाता है। माना जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण 2560 ईसा पूर्व हुआ था और इसे फैरो खुफू ने बनवाया था। इजिप्ट के राजा महाराजाओं को फैरो कहा जाता था। हालांकि फैरो खुफू के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर यह ज्ञात है कि वह ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के चौथे वंश के दूसरे राजा थे। यह पिरामिड नील नदी के किनारे उसके पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके पास ही खुफू के बेटे काफरे द्वारा बनवाया गया पिरामिड और एक तीसरा सबसे छोटा पिरामिड है जो मिंकोरे का है। इन तीनों में सबसे ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इसके अलावा वहां द ग्रेट स्फिंक्स, कई अन्य मकबरे और छोटे पिरामिड भी हैं। बताया जाता है कि इजिप्ट में कुल 118 पिरामिड है, जिनमें से कई खंडहर हो चुके हैं। पिरामिड का निर्माण मुख्य रूप से एक मकबरे के रूप में किया गया था। इन्हें फैरो और उनके परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए बनाया गया। प्राचीन इजिप्शियंस मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां भगवान उसका न्याय करते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा के लिए जीते रहते हैं। फैरो अपने जीवन काल में ही अपनी कब्रों को बनवाते थे और उसके अंदर भोजन, खजाना, आभूषण, फर्नीचर और कपड़े जैसी चीजें रखते थे, ताकि ये चीजें उन्हें आफ्टर लाइफ में भी काम आए। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को मम्मी बनाकर लकड़ी या पत्थर के ताबूतों में रखा जाता था। हमें यह कैसे पता चला कि पिरामिड को इन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था? इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण और खोजें हैं। पहला कारण यह है कि अन्य प्राचीन पिरामिडों और ताबूतों पर शिलालेख और चित्र मिलते हैं, जिनसे यह समझा जा सकता है कि उन लोगों का जीवन कैसा था। दूसरा, इजिप्ट और सूडान के अधिकांश प्राचीन पिरामिडों का उपयोग मकबरे के रूप में किया गया है। हालांकि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के भीतर कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है जो यह साबित करे कि इसे भी इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड की जांच की तो उन्हें केवल 3 कक्ष और एक खाली ताबूत मिला। यह माना जाता है कि वह ताबूत फैरो खुफू का था, लेकिन उस ताबूत के आसपास खजाना या आभूषण जैसी चीजें जो वहां होनी चाहिए थी गायब थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इतने वर्षों में लुटेरों ने इसे चुरा लिया होगा। जो लोग इस पर सहमत नहीं हैं, वे वैकल्पिक सिद्धांत पेश करते हैं जो अक्सर अजीब और अविश्वसनीय होते हैं। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि द ग्रेट पिरामिड वास्तव में एक बिजली घर था जो ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था। इस सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि प्राचीन इजिप्ट तकनीकी रूप से बहुत उन्नत था और उन्होंने पहले ही बिजली उत्पन्न करने का तरीका खोज लिया था। इस सिद्धांत के समर्थन में उनके कुछ प्राचीन चित्रों का हवाला दिया जाता है, जिनमें पिरामिड की दीवारों पर ऐसे चित्र हैं जिन्हें देखकर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे बल्ब का आविष्कार कर चुके थे। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। वास्तविकता यह है कि ये चित्र इजिप्ट के पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाते हैं। एक और लोकप्रिय लेकिन कंट्रोवर्शियल सिद्धांत यह है कि ग्रेट पिरामिड अनाज भंडारण के लिए एक ग्रेनरी के रूप में उपयोग किया जाता था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से धार्मिक अपील और राजनीतिक कारणों से प्रचलित हुआ, लेकिन इतिहासकार आज इस बात पर सहमत है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को मकबरे के रूप में बनाया गया था। उस समय का मानना था कि जितना भव्य मकबरा होगा और जितना अधिक खजाना और अन्य सामान उसमें रखा जाएगा, उतना ही बेहतर राजा की आफ्टर लाइफ होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन पिरामिडों को वास्तव में कैसे बनाया गया। यह सबसे रहस्यमयी पहलू है। उस समय के लोगों ने 147 मीटर ऊंची यह इमारत कैसे खड़ी कर दी?
वह भी 2.5 टन से लेकर 80 टन के पत्थरों से बनी हुई। हर पत्थर को बेहद सटीकता से काटा गया था, जबकि उस समय पत्थर काटने के कोई औजार भी नहीं थे। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया, जब पहिए का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, और यह सब केवल 20 वर्षों के भीतर किया गया। इससे संबंधित कई सिद्धांत मौजूद हैं। हालांकि मुख्य धारणाएं बताती हैं कि मजदूरी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, गरीब मजदूरों को दिन रात काम करने पर मजबूर किया गया और उनके ऊपर सख्त नियंत्रण रखा गया। उनके ऊपर अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें हंटर से पीटा जाता था। शायद आपने फिल्मों में ऐसे दृश्य देखे होंगे। लंबे समय तक यह माना जाता है कि इन पिरामिडों को गुलामों ने बनाया है। यह धारणा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के सुझाव के कारण बनी, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। पिरामिड निर्माण में लगे मजदूर वास्तव में अत्यधिक कुशल श्रमिक थे। उन्हें भूखा रखने या मारपीट करने के बजाय अच्छे भोजन और सुविधाएं दी जाती थी। वे सामान्य इजिप्शियंस की तुलना में अधिक स्वस्थ और बेहतर पोषित थे। इन मजदूरों को निर्माण स्थल के पास ही रहने की सुविधा दी गई थी। इसके अलावा विभिन्न मौसमों में अन्य समुदाय के लोग जैसे किसान जब खेती का काम नहीं कर रहे होते थे तब निर्माण कार्य में हाथ बटाते थे। यह एक राष्ट्रीय परियोजना थी जिसमें पूरा साम्राज्य एकजुट होकर अपने राजा के प्रति विश्वास दिखा रहा था। कुल मिलाकर इस परियोजना में लगभग 20,000 से 30,000 मजदूर शामिल थे, जो दिन में 10-10 घंटे काम करते थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के निर्माण में 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 500,000 टन मोर्टार का उपयोग किया गया था। अधिकांश पत्थर आसपास के क्षेत्रों से लाए गए थे, लेकिन कुछ पत्थर दक्षिणी इजिप्ट के 800 किलोमीटर दूर के क्षेत्र से भी आए थे। इन पत्थरों को काटने के लिए उस समय की सबसे सामान्य धातु तांबे से बने औजारों का उपयोग किया जाता था। कठोर ग्रेनाइट पत्थरों को तोड़ने के लिए डोलराइट का इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए पत्थर में छेद करके उसमें लकड़ी के वेज डाल दिए जाते थे, जिन्हें पानी में भिगोया जाता था। जब लकड़ी पानी को सोखकर फूलती थी तो पत्थर में दरार आ जाती थी और वह टूट जाता था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने भारी पत्थरों को स्थानांतरित कैसे किया गया। उस समय पहियों का उपयोग नहीं होता था, न कोई वाहन था। सबसे तार्किक सिद्धांत यह है कि पत्थरों को नदियों के माध्यम से तैरते हुए नावों पर लाया गया। एक बार जब पत्थर पिरामिड के पास पहुंच जाते थे तो उन्हें गीली मिट्टी पर स्लेज का उपयोग करके खींचा जाता था। यह सिद्धांत 2014 की एक स्टडी में स्पष्ट हुआ, जो एक प्राचीन चित्रकला के आधार पर की गई थी। यह चित्रकला 1900 ईसा पूर्व के जेहुती हो टेप के मकबरे से मिली थी। इस चित्र में 170 लोग एक विशाल मूर्ति को खींचते हुए दिखाए गए हैं, जो स्लेज पर रखी है। सामने एक व्यक्ति रेत पर पानी डाल रहा है। प्रारंभ में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि यह कोई धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन जब भौतिकविद डेनियल बोन और उनकी टीम ने इसका अध्ययन किया तो पता चला कि रेत में थोड़ी मात्रा में पानी डालने से फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाता है। यह रेशियो बेहद सटीक था। रेत में केवल 2 से 5% पानी, जिसकी मदद से भारी वस्तुओं को गीली रेत पर खींचना काफी आसान हो जाता था। अगला सवाल ये उठता है कि अगर पत्थरों को रेत पर घसीट कर लाया जा सकता है तो इन्हें एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया होगा। इतने भारी पत्थरों को बिना मशीन के ऊपर उठाना कैसे संभव हुआ। आमतौर पर इसके लिए पुली सिस्टम का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन जैसा पहले बताया गया उस समय पहियों का इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पहियों का अस्तित्व था, लेकिन उनका उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण के लिए किया जाता था। 2015 में ब्रिटिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने 4,500 साल पुरानी लकड़ी का रैम्प सिस्टम खोजा। इससे यह निष्कर्ष निकला कि उस समय एक रैम्प बनाया गया होगा जो जमीन से लेकर पिरामिड के शिखर तक ढलान के रूप में फैला था। इस रैम्प पर पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए लकड़ी के खंभे लगाए गए थे और रस्सियों की मदद से इन पत्थरों को ऊपर खींचा गया। फिजिसिस्ट जोसेफ वेट ने 2014 में यह सुझाव दिया कि हर स्तर पूरा करने के बाद एक नया रैम्प बनाया गया ताकि रैम्प का कोण अधिक ना हो। इसे लंबा और धीरे धीरे चढ़ाई वाला बनाया जाता था। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार लीवर सिस्टम का उपयोग किया गया होगा। इसमें एक मध्य बिंदु पर एक खंभा लगाया जाता था, जिसके एक तरफ पत्थर रखा जाता और दूसरी तरफ वजन। इसे घुमाकर पत्थर को ऊपर रखा जाता। मिस्र में पानी निकालने के लिए शाडूफ नामक प्रणाली का उपयोग किया जाता था, जो लीवर सिस्टम का ही एक रूप था। यह प्रणाली नील नदी से खेतों की सिंचाई के लिए पानी निकालने में मदद करती थी। हालांकि ये दोनों सिद्धांत सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन समस्या निर्माण की समय सीमा की है। हमें पता है कि पिरामिड का निर्माण 20 वर्षों के भीतर पूरा हुआ था। यदि 20,000 मजदूर एक एक करके पत्थरों को स्थानांतरित करते तो हर 3 मिनट में एक पत्थर स्थापित करना पड़ता, वह भी साल के हर दिन।
यह गति अविश्वसनीय लगती है। यही कारण है कि आज तक यह रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है। हम जानते हैं कि पिरामिड की प्रारंभिक परतें बिना मोर्टार के बनाई गई थी। हालांकि ऊपरी परतों में मोर्टार का उपयोग किया गया, जिससे संरचना की स्थिरता बढ़ी। यही वजह है कि इतने हजारों वर्षों और कई भूकंपों के बावजूद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज भी खड़ा है। मोर्टार की रासायनिक संरचना आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इसकी सटीक रचना को जानते हैं, लेकिन इसे फिर भी बनाने में असमर्थ हैं। पिरामिड की बाहरी परत एक बहुत ही महीन सफेद चूना पत्थर से बनी थी। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो यह सफेद और चमकदार दिखता। हालांकि यह परत समय के साथ नष्ट हो चुकी है। खुफू और मैकनोर की पिरामिड में यह परत पूरी तरह से गायब है, लेकिन खाफरे की पिरामिड के ऊपरी भाग में इसे अब भी देखा जा सकता है। अब अगर पिरामिड्स के निर्माण से आगे बढ़कर उसके डिजाइन की बात करें तो यह भी बेहद आकर्षक और दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिड्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि उनकी चारों दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बिल्कुल सटीक रूप से इंगित करती हैं। हालांकि इसमें एक छोटा सा एरर मार्जिन है जो 1 डिग्री के 1/15 पार्ट को बराबर है। यह एरर इतना छोटा है कि इसे लगभग नेग्लिजिबल माना जा सकता है। यह अद्भुत सटीकता उस समय कैसे संभव हुई जब ना तो कंपास मौजूद था, ना ही कोई आधुनिक तकनीक और ना ही जीपीएस जैसी प्रणाली। यह सवाल हमेशा शोधकर्ताओं को चकित करता रहा है। इसके लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। एक लोकप्रिय सिद्धांत बताता है कि प्राचीन इजिप्शियंस ने ऑटम इक्विनॉक्स का उपयोग किया होगा। इस दिन पृथ्वी का झुकाव ऐसा होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं और इस दौरान जमीन पर पड़ने वाली छाया एकदम सीधी रेखा में होती है। अगर इजिप्शियंस ने इस विधि का उपयोग किया तो इनकी गणनाओं में जो त्रुटि आई वही त्रुटि इसी छाया में भी होती। हालांकि कई इतिहासकार इसे फ्रिंज थ्योरी मानते हैं, यानी ऐसी धारणा जो मुख्य धारा के वैज्ञानिकों की सोच से अलग हो। इस थ्योरी के विरोध में कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड्स एक ही समय पर ना तो प्लान किए गए और ना ही बनाए गए। 1999 में खगोल शास्त्रियों ने इस थ्योरी की जांच की और पाया कि पिरामिड्स की स्थिति वास्तव में ओरायन बेल्टों के तारों से पूरी तरह से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा तारामंडल की स्थिति हजारों वर्षों में बदल गई है, इसलिए आज हम जो भी देखते हैं वह प्राचीन इजिप्ट के समय से अलग है। मानव मस्तिष्क का पैटर्न खोजने का स्वभाव, यह थ्योरी एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे इंसान चीजों में पैटर्न खोजने की कोशिश करता है, भले ही वे पैटर्न मौजूद ना हो। जब हमारे पास किसी चीज का ठोस प्रमाण या स्पष्ट व्याख्या नहीं होती तो हम अपने विचारों के आधार पर धारणा बना लेते हैं। यदि कहीं कोई भी कड़ी मिल जाती है तो हम उसे सच मान लेते हैं। यही प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते कई बार असमान और अजीब थ्योरीज को जन्म देती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया, क्योंकि यह मानना असंभव है कि मानव ने इसे बनाया होगा। मेरी राय में ऐसी थ्योरीज वैज्ञानिक सोच के खिलाफ जाती हैं। यह समाधान ढूंढने का एक शॉर्टकट है। जब तक असली समाधान नहीं मिलता, बेहतर होगा कि हम इस बात को स्वीकार करें कि कुछ चीजें हमें पता हैं और जो नहीं पता उसे स्पष्ट रूप से सामने रखें, ताकि भविष्य की पीढ़ियां, आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार इन रहस्यों पर और शोध कर सकें और एक ठोस समाधान और व्याख्या दे सकें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।